हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के इस सेशन में हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों को करेंगे। इससे पहले हम इन क्वेश्चन को फैक्टफुल तरीके से पढ़ेंगे जो कि आपके ग्रेजुएशन लेवल एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बजट रोकड़ के प्रत्याशित स्रोतों और उपयोग को दर्शाता है? कौन सा बजट रोकड़ के प्रत्याशित स्रोतों और उपयोग को दर्शाता है? तो स्टूडेंट्स, रोकड़ बजट रोकड़ के प्रत्याशित स्रोतों और उपयोगों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और स्टूडेंट्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बजट जो सबसे पहले तैयार किया जाता है कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे बेटा, विक्रय बजट सबसे पहले तैयार किया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विक्रय बजट किस प्रकार का बजट है? तो ध्यान रखेंगे बेटा, विक्रय बजट आपका फंक्शनल बजट होता है, कार्यात्मक बजट होता है। नेक्स्ट इससे संबंधित क्या है कि बेटा विक्रय बजट अन्य सभी बजटों का क्या होता है? आधार होता है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए कि ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन के अन्य सभी बजटों का आधार कौन सा बजट होता है? तो उस क्वेश्चन में भी यही आएगा कि आपका विक्रय बजट अन्य सभी बजटों का आधार होता है। चलिए, और ये ध्यान रखेंगे अल्पकालीन बजट कौन सा होता है? तो अल्पकालीन बजट बेटा रोकड़ बजट होता है। नेक्स्ट आपका लोचदार बजट, तो इससे संबंधित अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोचदार बजट प्रत्याशित खर्चों को कितने भागों में बांटता है? तो ध्यान रखेंगे लोचदार बजट प्रत्याशित खर्चों को 3 भागों में बांटता है, वेरिएबल एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शून्य आधार बजटन सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। क्वेश्चन है, शून्य आधार बजट सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। कहाँ पर प्रयोग में लाया गया था? तो बेटा ये अमेरिका में प्रयोग में लाया गया था। अब इस क्वेश्चन से संबंधित दूसरे फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। तो शून्य आधार बजट जो है पीटर ए पायर ने इजाद किया था। इसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया? इसको सबसे पहले जिमी कार्टर ने प्रयोग किया। किस पर्पज से प्रयोग किया? सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए किया। इस तकनीक के अंदर क्या होता है कि इस तकनीक के अंदर पुराने जो भी आपने बजट बनाए थे उनका कोई भी बेस को हम बैलेंस मान के पिछले जो भी बजट हैं उनका कोई भी अनुसरण नहीं करते, सब काम बिल्कुल शून्य से प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शून्य आधार बजटन उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रहेगा जहां उत्पादन मात्रा उत्पादन से कैसी होगी? संबंधित होगी, असंबंधित होगी या कोई इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे शून्य आधार बजटन उन क्षेत्रों के लिए उपयोग रहेगा जहां उत्पादन मात्रा उत्पादन से असंबंधित हो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः दीर्घकालीन बजट है? निम्न में से कौन सा दीर्घकालीन बजट है? तो बेटा दीर्घकालीन बजट के अंतर्गत पूंजीगत व्यय बजट को शामिल किया जाता है। विक्रय बजट और हमारे रोकड़ बजट ये अल्पकालीन बजट होते हैं। नेक्स्ट है, बजट जो कि सामान्यतः बजटीय लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठे का रूप लेता है वो कौन सा बजट कहलाता है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मास्टर बजट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि करारोपण के लिए आयोजन एक चालू दायित्व माना जाता है, यदि करारोपण के लिए आयोजन एक चालू दायित्व माना जाता है तो कर का भुगतान क्या कहलाएगा? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कोष का प्रवाह नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है, कार्यहीन समय विचरण की गणना कार्यहीन घंटों से गुणा करके की जाती है।
तो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रति घंटा वास्तविक दर निकलती है, प्रति घंटा परमापित दर, या प्रति दिवस परमापित दर। तो क्या कह रहा है कि कार्यहीन समय विचरण की गणना कार्यहीन घंटों को से गुणा करके, किससे गुणा करके ज्ञात की जाती है? तो प्रति घंटा परमापित दर से गुणा करके ये ज्ञात की जाती है। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ रहा है, उसको भी ध्यान से अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, आपके एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्या कि 70-30 रूल क्या है, 70-30 रूल क्या है, या ऐसे भी पूछ लेता है 70-20 और 10 रूल क्या है। तो 30 का बाइफर्गेशन ही है, 30 का बाइफर्गेशन ही है 20 और 10। तो इसके बारे में समझ लेंगे। तो क्या कहता है ये रूल कि जो आपकी मंथली अर्निंग है, एक व्यक्ति की जो मंथली अर्निंग है उसका 70% तो उसे अपने घर के खर्चों में प्रयोग कर देना चाहिए, और बाकी का जो 30% है, जो 30% है उसको फर्दर दो भागों में बांट दिया गया कि जो 20% है, 30 में से 20% आपको सेविंग कर लेनी चाहिए, और बाकी का जो 10% है उसको आप डोनेट कर सकते हो। अदरवाइज आप 30 के 30% अपनी सेव कर सकते हो। कहने की बात है कि अगर आपने फ्यूचर में फाइनेंशियल क्राइसिस को सामना नहीं करना, फ्यूचर को बढ़िया प्लानिंग करनी है, तो आपकी जो भी मंथली इनकम है उस इनकम का 70% आपको घर के खर्चों पे खर्च कर देना चाहिए, बाकी कंट्रोल करके जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका 30% आपको सेविंग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से कौन सा सामग्री उपयोग विचरण का पर्याय नहीं है? क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा सामग्री उपयोग विचरण का, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का सिनोनियम नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस, इसका सिनोनियम नहीं है। बाकी मटेरियल यूसेज वेरिएंस के जो सिनोनियम है वो कौन से हैं? मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपके ग्रेजुएशन एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या है कि यदि बिक्री पर परिवर्तनशील लागत 25% है तो लाभ मात्रा पीवी रेशो कितना होगा, है ना? तो ध्यान रखेंगे ये टोटल 100% होता है, तो बैलेंसिंग फिगर यानी 25% है तो पीवी रेशो आपका 75% होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लाभ मात्रा अनुपात पीवी रेशो क्या दर्शाता है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अंशदान का विक्रय से संबंध, अंशदान का विक्रय से संबंध, रिलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स जो है पीवी रेशो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी लागतों में वृद्धि से क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे स्थायी लागतों में वृद्धि से ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ जाता है और सम विच्छेद बिंदु ऊंचा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, परिवर्तनशील लागतों में वृद्धि से, परिवर्तनशील लागतों में वृद्धि से क्या इफेक्ट होगा? तो ध्यान रखेंगे परिवर्तनशील लागतों में वृद्धि से आपका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, अंशदान कम हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। क्या कह रहा है कि कैलकुलेट ब्रेक इवन वॉल्यूम, ब्रेक इवन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है दी हुई इंफॉर्मेशन से। यदि प्रॉफिट जो है हमारा सेल का 20% है और प्रॉफिट की वैल्यू 5000 है तो पीवी रेशो 50% दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि हमारे को इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि पीवी रेशो 50% है और सेल का 20% प्रॉफिट है, जो कि प्रॉफिट की वैल्यू 5000 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 15000 आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं बेटा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आप फॉर्मूला यूज करेंगे सेल वॉल्यूम का। तो सेल वॉल्यूम कैसे निकलेगा कि प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे प्रॉफिट की परसेंटेज से, जो कि सेल के ऊपर है। प्रॉफिट आया था हमारा 5000 रुपये, प्रॉफिट दिया हुआ था क्वेश्चन में 5000
और ये इसकी परसेंटेज दी हुई थी कि सेल का कितने प्रतिशत है, 20%। तो 5,000 को 20% से भाग कर देंगे तो सेल का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 25,000 रुपये। अब फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला रख देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, दी हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट, सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट। फॉर्मूले बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे बेटा, आपके एमसीक्यू पैटर्न बेस्ड में फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इनकी वैल्यू रख देंगे। सेल्स निकल कर आई थी हमारी 25,000 रुपये, पीवी रेशो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको 50%, है ना, और प्रॉफिट भी दिया हुआ था, माइनस कर देंगे प्रॉफिट की वैल्यू 5,000। तो रिजल्ट क्या आया, 12,500 में से 5,000 माइनस कर देंगे तो 7,500 ये निकल के आई बेटा हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। क्वेश्चन था हमारा, आपसे पूछ रहा था, कैलकुलेशन करवा रहे थे ब्रेक इवन वॉल्यूम की। तो ब्रेक इवन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन वॉल्यूम का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फॉर्मूला अच्छे से तैयार कर लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट होकर आई थी हमारी 7,500 और पीवी रेशो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था 50%। तो इन दोनों की कैलकुलेशन जब करेंगे तो रिजल्ट निकल के आएगा हमारा 15,000 रुपये, 15,000 ब्रेक इवन वॉल्यूम। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि अंशदान सीमा मानी जाती है, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज आल्सो नोन एज वाले पॉइंट विशेष तौर पे याद रखेंगे बेटा, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये क्या है कि कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज आल्सो नोन एज, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मार्जिनल इनकम। या ये कहेंगे कि मार्जिनल इनकम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अन्य नाम से जाना जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन के नाम से। ये ध्यान रखेंगे बेटा। इन सब के अलावा एक आपका जो ब्रेक इवन एनालिसिस है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस को कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। अच्छे से तैयार कर लेंगे क्या कि ब्रेक इवन एनालिसिस को कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि आपके अन्य मित्र भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।